Hello dear student, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and today I am going to start the second chapter of unit first of macroeconomics class 12th. The first unit, national income and related aggregate. In this unit, the second chapter I am going to start, that is concept of national income and related aggregates. So this chapter is about the national income. What are the different concept of the national income and the related aggregate? Dear student, I will provide you the notes as well as you can see on the screen also. So while my explanation, you just note it down or you can pause the video and note it down also. Okay, so that you can make your own notes with the video also. And in this chapter, we are going to learn about what is national income, economic territory, and domestic territory, normal residence of a country, distinguish between domestic product and national product, net factor income from abroad. This kinds of topic we are going to cover in this chapter. This is the first unit, second chapter. Okay. एंड व्हाट इज़ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम जैसे कि आप सबको पता होगा, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय की बात हो रही है यहाँ। नेशनल इनकम जो पूरे कंट्री की एक पूरे एनुअल ईयर में जो राष्ट्रीय आय होती है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। इससे हम पूरी कंट्री की एक नेशनल इनकम हम पता लगा सकते हैं इसके ज़रिए। पहले हम समझ लेते हैं नेशनल इनकम होता क्या है। National income is broadly defined as a aggregate monetary value of all the final goods and services produced in a country during a year. जितने भी फाइनल गुड्स, याद रखिएगा फाइनल गुड्स की मैं बात कर रही हूँ, मतलब रॉ मटेरियल्स वगैरह नहीं है, फाइनल प्रोड्यूस जो है, ठीक है, जो फाइनल गुड्स है, जो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ओके, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ये जो होती है वो नेशनल इनकम कहलाती है। जितनी भी एक साल भर में जितनी फाइनल गुड्स जो कि मॉनेटरी मेजर्स के होते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर्स के, मतलब कि उनकी कुछ कीमत होती है, वो गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं साल भर के अंदर, वो होते हैं नेशनल इनकम। ये जो डेफिनेशन है इसमें कुछ फीचर्स भी कंटेन करते हैं। हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स कंटेन करता है। एक तो सबसे पहले बात ये बताई गई है कि एक ड्यूरिंग अ ईयर की बात हो रही है, तो अकाउंटिंग ईयर यहाँ माना जाएगा। अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर जो होता है, जैसे कि आपका स्कूल चलता है अप्रैल से मार्च तक, वो अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। आपको पता होगा, इसके बारे में आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पूरा ड्यूरेशन होता है एक साल का, ये अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। सेकंड, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पूरा एक फ्लो में मेजर किया जाता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं एक पूरे ईयर के कार्यकाल में फ़्लो करती हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। पूरी साल भर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होंगी, यहाँ उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट, ये जो है ये गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है नेशनल इनकम में, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन होता है उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ इंक्लूड नहीं होते हैं। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ फाइनल गुड्स पे वर्क होता है, फाइनल गुड्स पे ही कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम, जो कि फाइनली प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स होता है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जैसे फाइनल गुड्स में क्या होगा? ब्रेड, ब्रेड इज़ अ फाइनल गुड। बिस्किट, बिस्किट एक फाइनल गुड है। और इंटरमीडिएट गुड क्या होगा? ब्रेड बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वीट की ज़रूरत है। तो वीट जो है वो इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि वीट का यूज़ किया गया है ब्रेड को बनाने के लिए। अंडरस्टूड? ये पहले भी हमने किया था। ओके, नेक्स्ट इज
अब ये क्लियर हो गया आपको कि फाइनल गुड्स में इसमें इसकी फाइनल गुड्स को इसको इंक्लूड किया जाता है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। नेक्स्ट है, ये मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, मतलब कि मनी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस किया जाता है नेशनल इनकम में। सो डियर स्टूडेंट, आप सबको समझ में आया नेशनल इनकम क्या होता है और इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मतलब ये पूरी जो डेफिनेशन है नेशनल इनकम की, उसने आपको क्या क्लियर हुआ। एक तो नेशनल इनकम पूरी अकाउंटिंग ईयर के लिए होती है। अकाउंटिंग ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देन फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये एक फ्लो में चलता रहता है पूरे साल भर में, जो प्रोड्यूस होते हैं फाइनल गुड्स, उनका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, फाइनल गुड्स ही इसमें इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होते हैं, वो एक्सक्लूड होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ये मॉनेटरी वैल्यू में ही एक्सप्रेस्ड होता है, ओके क्योंकि हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी मेजर इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ओके। नेक्स्ट इज economic territory and domestic territory. Both economic territory and the domestic territory are the same. Economic territory मतलब आर्थिक क्षेत्र या टेरिटरी, और ये डोमेस्टिक मतलब वो घरेलू की ही बात हो रही है, एक कंट्री की विद इन द कंट्री बाउंड्री की ही बात की जा रही है यहाँ पे। ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक ही कंट्री की टेरिटरी के अंदर ही की जाती हैं, और ये जो इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी की जो हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती हैं वो एक जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर ही गवर्नमेंट के द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, ओके। और इसमें बहुत ही फ्रीली वर्क होता है, मतलब कि फ्री सर्कुलेट होता है पर्सन का, गुड्स का और कैपिटल का, मतलब कि एक कंट्री की घरेलू टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होती है चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ कैरी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक कंट्री की लोकल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई कंट्री का होम प्रोडक्शन की बात की जा रही है। कभी कभी क्या होता है, कुछ फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड होती है इंडिया में, जैसे इंडिया की भी बहुत सारी एम्बेसी होगी जो अलग अलग कंट्रीज़ में लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ के प्रोडक्शन में या कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड में हर कंट्री की एम्बेसी हर एक जगह पे होती है, दूसरी कंट्रीज़ में होती है। तो एक चीज़ और देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक टेरिटरी इंडिया की अपनी कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, अगर डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो अपनी कंट्री की टेरिटरी, लेकिन ये हो सकता है फॉरेन कंट्री में भी सेटअप हो सकती है। कैसे? उसका जैसे कि कोई जर्मन की कंट्री कंपनी है, उसकी एम्बेसी इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है उसकी एम्बेसी, तो ये जो है ये जर्मन की ये जो उसकी अगर इंडिया में एम्बेसी है तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ जर्मनी कहलाएगी। ऐसे ही अगर जर्मनी में इंडिया की एम्बेसी है तो इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगी वो, ठीक है, जर्मनी नहीं कहलाएगी क्योंकि हमारी कंट्री की है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका स्कोप क्या क्या है। जैसे कि इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उसका स्कोप क्या होता है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, जैसे किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे तो उसका स्कोप किस किस जगह पे है। जैसे पॉलिटिकल फ्रंटियर अगर किसी कंट्री का देखा जाए तो उसकी जो टेरिटरी है, एयर स्पेस, वाटर स्पेस एंड लैंड स्पेस, ये सब में इंक्लूड होता है। मतलब एक कंट्री की सीमा अगर है तो उस पर उसका अधिकार उसके लैंड बाउंड्रीज, वाटर बाउंड्री और स्पेस बाउंड्री में होता है। नेक्स्ट, शिप एंड एयरक्राफ्ट पे भी होता है उसका, जैसे कि अगर कोई भी शिप फेज़ है या एयरक्राफ्ट है और वो कंट्री के टेरिटरी के अंडर, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में ही वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो अपनी कंट्री की टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में ट्रीट होगा। जैसे कि एयरक्राफ्ट अंडर एयर इंडिया सर्विसेज, तो ये क्या है, ये इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रहा है, ओके, इसलिए। देन फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचर गैस, इसमें अगर ये जो है, ये जितने भी वाटर और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स होते हैं,
ये अगर इंटरनेशनल वाटर्स या किसी और एरियाज़ में, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज वगैरह वाटरवेज के एरियाज़ में भी होती है, जैसे बॉम्बे हाई के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, समुद्र के बीचों बीच में है ये ऑयल रिफाइनरी। तो यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल वाटर्स या किसी भी एरिया में अगर कहीं पे भी ये ऑपरेट किया जा रहा है, तो उस पे अगर किसी कंट्री का अधिकार है, राइट है, ज्यूरिडिशरी राइट है, तो फिर वो वहाँ पे वो उसकी टेरिटरी के अंदर आएगा। ओके, अगर वो उसकी सीमा में आता है या उसके ऊपर उसका कोई राइट है, एक लीगल राइट है, तो वो उसकी टेरिटरी में आएगा। जैसे कि मुंबई में ये जो बॉम्बे हाई है, ये वाटर बॉडी में ही है, ठीक है। एक आपको पता है अरेबियन सी, ठीक है, समुद्र की में ही है ये बॉम्बे हाई। तो वहाँ पे अगर वो मुंबई का है और उस पे हमारा लीगल राइट है, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है, तो इस वजह से वहाँ पे हमारा राइट है, इस वजह से वो हमारी इंडिया की टेरिटरी में आता है। लेकिन वो जो वाटर है, उस वाटर का वो जो वाटर है बॉम्बे हाई वाला पोर्शन, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, इसी वजह से हमारे पास उसका लीगल राइट है। वरना वो वाटरवे तो पूरा वास्ट है ना, वो अरेबियन सी पूरा इंक्लूड है। तो पूरी वाटर बॉडी में तो हमारा राइट नहीं है, बट हमारा कुछ पोर्शन पे राइट है, इसीलिए वो हमारी टेरिटरी में आता है, क्योंकि हमें उसका लीगल जुडिशियल राइट है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि एम्बेसीज है या कंसुलेट्स हैं या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में से हमारी इंडिया की कुछ मिलिट्री पावर, मिलिट्री कूप है, वो जैसे अलग अलग कंट्री में इस्टेब्लिश है, एम्बेसी इस्टेब्लिश है। हर कंट्री की एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होती है, ताकि यहाँ के जो लोग जैसे वहाँ पहुँचते हैं, तो जैसे बोलते नहीं हैं दूतावास, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं, हर कंट्री के दूतावास अलग अलग कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश होते हैं, एम्बेसडर जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे उस कंट्री जैसे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में लोग जाते हैं, जैसे इंडिया से भी बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री में जाके इस्टेब्लिश हो जाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, तो ये एम्बेसी इनकी हेल्प करती है। वो भारतीय दूतावास होता है जो जगह जगह पे अलग अलग कंट्री में इस्टेब्लिश होता है, और अलग अलग कंट्री का भी इंडिया में भी इस्टेब्लिश होता है। एम्बेसी में अलग अलग कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स होते हैं वो रहते हैं। वो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन और अपने लोगों की विदेशी लोगों की, मतलब अपने ही कंट्री के लोगों की, जैसे अमेरिका के हैं तो अमेरिकन अगर यहाँ पे आके कुछ काम कर रहे हैं, तो उनकी खैर खबर रखना या उनकी हेल्प करना, इस वजह से एम्बेसी हर जगह इस्टेब्लिश होते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे देख रहे हैं मिलिट्री ग्रुप्स या फिर एम्बेसीज अलग अलग कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं। जैसे इंडिया की अगर कोई एम्बेसी है यूएसए में, रशिया, जापान में या किसी अदर कंट्री में है, तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। और ऐसे ही सिमिलरली अगर यूएस की, रशिया की, जापान की एम्बेसी यहाँ पे है, तो वो उन कंट्री की टेरिटरी का, इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जैसे इंडिया की टेरिटरी का पार्ट, जैसे वहाँ यहाँ की जो यहाँ के इंडिया की एम्बेसी जैसे यूएस में है, तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। ऐसे ही रशिया की या यूएस की एम्बेसी अगर इंडिया में है, तो वो रशिया या यूएस की एम्बेसी का टेरिटरी का पार्ट होगा। ओके, तो यहाँ वही एक जैसी ही बातें हैं, जैसे इंडिया के पार्ट हैं वैसे ही उनका भी पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के बारे में। हमने जैसे देखा है यहाँ पे, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इस नोट से एक बार देख लीजिए। इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जितनी भी एक इकोनॉमिक, एक आर्थिक कंट्री की एक आर्थिक टेरिटरी, क्षेत्र कहाँ कहाँ तक का होता है। जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो एक वास्ट लैंड है, तो पूरा जो लैंड एरिया है वो तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का ही पार्ट है। लेकिन कुछ वाटर एरियाज़ में भी हमारी टेरिटरी का पार्ट आता है। जहाँ जहाँ तक हमारी लैंड बाउंड्री कवर करेगी, वहाँ वहाँ तक का जो वाटर वेज होता है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होता है। ओके, तो इसी तरह से जैसे कि हमारा जो लैंड जितना कवर कर रहा है, जितनी हमारी इंडियन टेरिटरी का पार्ट है लैंड में, उतना ही
लैंड कवर मतलब उतना ही एरिया ऊपर भी कवर करेगा, मतलब कि एयरवेज के थ्रू उतना ही रूट कवर करेगा। जैसे कि अगर सपोज जम्मू एंड कश्मीर से केरला तक इंडिया का ही पार्ट है, तो ये लैंड पार्ट हो गया ना। तो एयर पार्ट में भी जम्मू एंड कश्मीर से ये केरला तक का जो लैंड एरिया, सॉरी एयर एरिया है, एयरवेज है, वो भी इंडिया की टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी का भी पार्ट है। यही बताने की यहाँ कोशिश हो रही है। ऐसे ही शिप्स, एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने ये बताया वो भी वही चीज़ है। एयर स्पेस, वाटर स्पेस की बात जो मैंने अभी की है आपसे वही है। फिशिंग और ये ऑयल और नेचर गैस, इसके जितने भी डिपॉजिट्स हैं, अगर इंडिया की टेरिटरी में आता है तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होता है इंडिया की। ओके, क्योंकि इंडिया के लैंड में है, इंडिया के वाटर रूट में अगर ये सारे डिपॉजिट्स मिलते हैं तो ये इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट होगा। जैसे मैंने डिगबोई के, सॉरी उसके बारे में बताया, बॉम्बे हाई के बारे में बताया मुंबई में। उसके बाद फिर एम्बेसीज़, अगर कोई भी, जैसे कि यहाँ की कोई इंडिया की कोई एम्बेसी वहाँ पे विदेश में है, यूएस में है, तो वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। और अगर यूएस की एम्बेसी इंडिया में है तो वो यूएस की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। सो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है इसको समझिए आप इस वीडियो के हेल्प से, इसके नोट्स आप बनाइए। मैं इस चैप्टर को पार्ट्स में आपको समझाऊंगी ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो। अदरवाइज़ ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। इसलिए हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को उसको आराम आराम से आपको समझाऊंगी ताकि इसको देख के आप समझ सकें, अपने नोट्स पे आप बना लें। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे और भी आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए आप ये सारे नोट्स को कवर अप करिए, सारे नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर के नोट्स आपको वीडियो के साथ ही प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आप वीडियो भी समझते जाएंगे और इसके साथ इसके नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय डियर स्टूडेंट, and keep watching my channel.